नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका कलाम की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर एक नए जोश, नए उत्साह, नई उमंग और नए विश्वास के साथ कलाम संस्थान आधुनिक भारत के इतिहास को विशेष रूप में जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं उस रूप में प्रेजेंट करने के लिए जा रहा है। इस कड़ी में दोस्तों आपके फर्स्ट ग्रेड के जो आधुनिक भारतीय इतिहास के जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, उन्हीं प्रसिद्ध व्यक्तित्व में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसे सपूत की, एक ऐसे वीर की, एक ऐसे साहसी की, एक ऐसे राष्ट्रवादी की, एक ऐसे साहित्यकार की, एक ऐसे संपादक की जिसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी विचारों का पिता कहा जाता है, जिसे लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो उसी में से दोस्तों आज हम जो नाम पढ़ने जा रहे हैं वो नाम है विपिन चंद्र पाल। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, आज की हमारी जो क्लास है वो बेसिकली फोकस रहेगी विपिन चंद्र पाल, आधुनिक भारत के इतिहास में क्रांतिकारी विचारों का जनक जिसको कहा जाता है विपिन चंद्र पाल। तो आज का हमारा टॉपिक जो है पूरा फोकस रहेगा विपिन चंद्र पाल पे। दोस्तों ध्यान रखना, 7 नवंबर 1858 को अर्थात 7 नवंबर 1858 को विपिन चंद्र पाल का जन्म हुआ था। और आप लोग ध्यान रखना, अगर राष्ट्रीय आंदोलन में किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व का जहां जन्म हुआ है उस जन्म वाली साइड से किसी और घटना को भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आपको पता होगा नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग जो है वो इलाहाबाद के अंदर ब्रिटिश महारानी का घोषणा पत्र पढ़ता है, क्वीन विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ता है। और आपको पता होगा आगे चलकर उसी क्वीन विक्टोरिया पर बायोग्राफी लिखते हैं विपिन चंद्र पाल जो है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, आज आधुनिक भारत के इतिहास की इस कड़ी में हम एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम विपिन चंद्र पाल है। लाल बाल की त्रिमूर्ति में से एक माना जाता है विपिन चंद्र पाल। दोस्तों विपिन चंद्र पाल का जन्म कहां हुआ आपको पता है? आज की तारीख में बांग्लादेश का एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जिसका नाम है सिलहट। सिलहट, आपको पता है कि भारत से जब पाकिस्तान बना तो भारत के 2 क्षेत्रों में जनमत संग्रह हुआ था। उसमें से एक था उत्तर पश्चिमी प्रांत जो आज पाकिस्तान में है, और दूसरा जो आज बांग्लादेश में है और पहले बंगाल का पार्ट था, उस बंगाल वाले पार्ट का एक हिस्सा था सिलहट, जिसमें 1947 में जनमत संग्रह हुआ था। उसी सिलहट में एक गांव पड़ता है प्योल। उस प्योल नामक गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बेसिक पॉइंट से आपने ध्यान रखना, प्योल नाम का एक गांव था, उस प्योल नामक गांव के अंदर विपिन चंद्र पाल का जन्म हुआ था। और सिलहट वर्तमान में, उस जमाने में जो है ये बंगाल का पार्ट था और वर्तमान में ये पार्ट बांग्लादेश के अंदर है। तो आप लोग ध्यान रखना, इनका जन्म जो है वो बेसिकली विपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को उस समय हुआ जहां एक और भारत मां के एक सपूत का जन्म हो रहा है, दूसरी ओर 1857 के विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग जो है ब्रिटिश महारानी का घोषणा पत्र इलाहाबाद के अंदर पढ़ रहा है। और 1858 से जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा होगा, 1932 के अंदर इनका निधन हो जाता है। सबसे पहले नमन उन माता पिता को जिन्होंने ऐसे वीर को जन्म दिया। विपिन चंद्र पाल के माता और पिता का नाम था रामचंद्र पाल। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, रामचंद्र पाल बेसिकली इनके पिता का नाम था। और वैसे सामान्य परिवार से थे, ये एक सामान्य परिवार से थे रामचंद्र पाल, और इनकी मां का नाम था नारायणी देवी। तो यहां पर ये दोनों नाम भी आप लोग ध्यान रखना, नारायणी देवी। अब एक चीज और देखिए, आप अगर आपसे पूछे कि भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का जनक किसको माना जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको माना जाता है, तो उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज को स्थापित किया गया था।
और ब्रह्म समाज में राजाराम की मौत के बाद दो लोगों ने ब्रह्म समाज को संभाला था। एक नाम आता है देवेंद्रनाथ टैगोर का और दूसरा नाम आता है केशव चंद्र सेन का। तो फिर एक प्रश्न बनता है कि अपने आरंभिक जीवन के अंदर विपिन चंद्र पाल किससे प्रभावित हुए? तो यहां पर ध्यान रखना, विपिन चंद्र पाल जो है वो बेसिकली ब्रह्म समाज से प्रभावित थे। और ब्रह्म समाज में वो किससे प्रभावित होंगे? तो ध्यान रखना, ब्रह्म समाज में आपको पता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है वो राजाराम मोहन राय है, लेकिन राजाराम मोहन राय का निधन तो 1833 में ही हो गया है और इनका जन्म 1858 में हो रहा है। उस समय ब्रह्म समाज का अगर भारतीय स्तर पर कोई नेता था, कोई व्यक्ति था, कोई सुधारक था, तो उसका नाम था केशव चंद्र सेन। तो ध्यान रखना, वो ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन से प्रभावित थे और इसी कारण से उन्होंने सनातन धर्म को छोड़ करके वो बेसिकली ब्रह्म समाजी बन जाते हैं और वो केशव चंद्र सेन से अत्यंत प्रभावित होते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, आगे चलकर विपिन चंद्र पाल जो है वो मध्य अमेरिका और यूरोप में जाकर के ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार करते हैं। ये एक मैंने आपको आरंभिक चीज यहां पर बताने का प्रयास किया। लेकिन जब लाल बाल पाल की बारी आती है तो लाल बाल पाल जो है वो बेसिकली भारत में जाने जाते हैं राष्ट्रवाद के उद्भव के लिए। उग्रवादी राष्ट्रवाद को पैदा करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। तो फिर एक प्रश्न उठेगा कि जिस विपिन चंद्र पाल की हम बात कर रहे हैं, वो विपिन चंद्र पाल जो है वो बेसिकली किससे प्रभावित होकर के राष्ट्रवाद की ओर जाते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तो आप लोग ध्यान रखना, यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ से आपसे प्रश्न ये पूछे कि विपिन चंद्र पाल किससे प्रभावित होकर राष्ट्रवाद की ओर उन्मुख होते हैं? तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, दो बड़े राष्ट्रवादी हुए हैं जिनको विपिन चंद्र पाल भारत के आरंभिक राष्ट्रवादी भी मानते हैं। उन दोनों का नाम आपको याद करना होगा। उसमें से एक नाम है राजनारायण बसु। ध्यान रखना, पहला नाम होगा राजनारायण बसु और दूसरा नाम तो अभी तक एग्जाम में पूछा ही नहीं गया है, नव गोपाल मित्र। तो ध्यान रखना, दूसरा नाम जो होगा वो बेसिकली था नव गोपाल मित्र। तो यहां पर ये पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विपिन चंद्र पाल किससे प्रभावित होकर राष्ट्रवाद की ओर जाते हैं, या विपिन चंद्र पाल भारत में किसे आरंभिक राष्ट्रवाद के प्रवर्तक मानते हैं। तो उसमें आपका उत्तर होगा राजनारायण बसु और नव गोपाल मित्र। और ध्यान रखना, ये दोनों भी कई हिंदू उत्सव मनाते थे जिनके माध्यम से उत्सव और मेले जिनके माध्यम से इन्होंने राष्ट्रवाद को पैदा करने का प्रयास किया। इसलिए अभी तक आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हम जिन्हें राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रवर्तक मानते हैं वो किसको मानते हैं? तो यहां पर आपका उत्तर होगा राजनारायण बसु और नवगोपाल मित्र को। साथ ही साथ दोस्तों, आपको पता होगा आधुनिक भारत के इतिहास में जिस कविता को पढ़ करके, जिस राष्ट्रीय गीत को पढ़ करके राष्ट्रवाद जाग जाता है, उसका नाम है वंदे मातरम। और ध्यान रखना आप लोग, विपिन चंद्र पाल जो है वो बेसिकली बंकिम चंद्र चटर्जी से भी बहुत अधिक प्रभावित थे। बंकिम चंद्र चटर्जी से भी प्रभावित हैं और बंकिम चंद्र चटर्जी से प्रभावित होकर के और वो उनके साथ जुड़ते हैं और उनकी जो प्रमुख पत्रिका चलती थी बंग दर्शन, उस बंग दर्शन के साथ में भी उनका जुड़ाव था। किसका? विपिन चंद्र पाल का। तो आप देख सकते हो विपिन चंद्र पाल को उनके आरंभिक जीवन में ऐसे लोगों से उनका साक्षात्कार हुआ जो राष्ट्रवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसमें 3 नाम मैंने आपको बोल दिए हैं, जिसमें सबसे पहले राजनारायण बसु और नवगोपाल मित्र, और उसके बाद आपसे कहे कि बंग दर्शन
जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से संबंधित थी, उससे भी विपिन चंद्र पाल जुड़े हुए थे। उसके बाद हम आगे इसको स्टार्ट करें तो आप लोग ध्यान रखना कि हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टोटल 3 अहिंसात्मक चरण माने जाते हैं। उसमें से पहला फेज जो है उसको हम कहते हैं उदारवादी चरण, उदारवादी चरण। और ये फेज 1885 से 1905 तक का जो फेज है, इसे बेसिकली मॉडरेट फेज के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरा फेज जो है उसको हम कहते हैं उग्रवादी राष्ट्रवादी, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट, उग्रवादी राष्ट्रवादी। ये फेज जो है ये माना जाता है आपका 1905 से 1919 तक, 1905 से 1919 तक जो है ये एक्सट्रीमिस्ट फेज माना जाता है। और तीसरा फेज आप देखोगे तो आपका होगा गांधीवादी चरण, गांधीवादी चरण। और इन तीनों चरणों को हम किसके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग ध्यान रखना, विपिन चंद्र पाल के साथ जोड़ने का प्रयास हम यहां पर करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 अहिंसात्मक फेज हैं। उस 3 अहिंसात्मक फेज में जो पहला फेज है जिसको हम कहते हैं उदारवादी राष्ट्रवादी, जिसमें नाम आता है फिरोज शाह मेहता, दादाभाई नौरोजी का, दिनसा वाचा गोपाल कृष्ण गोखले का, इनका समय था। और आप लोग ध्यान रखना, जो उदारवादी थे ये बेसिकली इन्हें ब्रिटिश शासन में बहुत अधिक विश्वास था। और जिस समय उदारवादी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे चला रहे हैं, उसी समय एक और त्रिमूर्ति है जो इनके समय में है लेकिन उसको काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। उसी तिकड़ी को इतिहास में आप लोग ध्यान रखना लाल, बाल और पाल के नाम से जानते हैं, लाल, बाल और पाल। इसलिए आप देखोगे आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि विपिन चंद्र पाल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की किस धारा से संबंधित थे, तो आपका उत्तर होगा उग्रवादी राष्ट्रवादी धारा से वो समर्थक थे। फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि विपिन चंद्र पाल ने उदारवादियों की विचारधारा को क्या कहा, तो ध्यान रखना, इनकी काम करने की प्रवृत्ति को इन्होंने भिक्षावर्ती की संज्ञा दी कि इससे अच्छा तो आप भीख मांग लीजिए। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उदारवादियों को ब्रिटिश शासन में विश्वास था, ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था, लेकिन लाल बाल की तिकड़ी में से विपिन चंद्र पाल को ब्रिटिश शासन में बिल्कुल विश्वास नहीं था। और आप लोग ध्यान रखना कि वो कौन सी घटना थी जिस घटना ने विपिन चंद्र पाल जैसे व्यक्तित्व को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्टैब्लिश कर दिया, तो होगा बंगाल का विभाजन। घटना होगी बंगाल का विभाजन, क्योंकि बंगाल विभाजन की वो घटना जो है वो बेसिकली उदारवादियों को राष्ट्रीय रंगमंच से उतार देती है और उग्रवादी राष्ट्रवादियों को इंडियन प्लेटफॉर्म को प्रदान कर देती है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, वो प्रसिद्ध घटना जिसने विपिन चंद्र पाल जैसे व्यक्ति को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में खड़ा कर दिया, तो नाम होगा बंगाल का विभाजन, द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो यहां पर ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पॉइंट हो सकता है कि मेरे दिमाग से निकल जाए, वो पॉइंट है विपिन चंद्र पाल जो है वो बेसिकली इन उदारवादियों की भी आलोचना करते थे। और साथ साथ आपसे पूछे कि गांधी के प्रथम आलोचक कौन माने जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, गांधी के प्रथम आलोचकों में नाम आता है विपिन चंद्र पाल का। विपिन चंद्र पाल जो है वो गांधी की शैली से भी प्रभावित नहीं थे। यहां पर मैं कहना चाहूंगा, विपिन चंद्र पाल जिनका जन्म 1858 में हुआ, जिनकी डेथ जो है 1932 में हुई, उन्होंने 1857 के विद्रोह के बाद का चरण भी देखा था, उन्होंने उदारवादी चरण को भी देखा, उनके खुद के चरण को उग्रवादी राष्ट्रवादी फेज कहते हैं, और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन तक का गांधीवादी फेज भी देखा था। लेकिन वो गांधीवाद की भी आलोचना करते हैं और उग्रवादी राष्ट्रवाद की भी आलोचना करते हैं। तो ये बिंदु आपको ध्यान रखना। और जिस प्रकार से बंगाल विभाजन के अंदर
इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को समझ लिया कि किस प्रकार अंग्रेज भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलना चाहते हैं, और इस क्रम में लाल बाल पाल ने मिलकर के जो आंदोलन चलाया, उसी आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसको हम बहिष्कार आंदोलन भी कहते हैं। उसमें भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो अब यहां से अगर इंडिविजुअल हम क्वेश्चन देखें कि विपिन चंद्रपाल 1858 से 1932 से आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट से, एग्जाम की दृष्टि से कौन से प्रमुख प्रश्न बन सकते हैं विपिन चंद्रपाल से, तो उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले विपिन चंद्रपाल की प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी थी? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि विपिन चंद्रपाल की प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी थी, और अगर आपको केवल एक पत्रिका याद करके जानी हो, तो दोस्तों आप न्यू इंडिया का जरूर ध्यान रखना। न्यू इंडिया उनकी साप्ताहिक पत्रिका थी जो बेसिकली इंग्लिश में चलती थी, जो अंग्रेजी भाषा में चलती थी, उसका नाम था न्यू इंडिया। और आप कंफ्यूज मत होना, आपको पता होगा मैडम एनी बेसेंट भी होम रूल लीग आंदोलन के दौरान 2 पत्रिकाएं चलाती हैं, उसमें से एक थी न्यू इंडिया और दूसरी थी कॉमनवेल्थ। तो मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि न्यू इंडिया के नाम से 2 लोगों ने चलाया है। उसमें पहले चलाया किसने? विपिन चंद्रपाल ने, और उसके बाद में मैडम एनी बेसेंट भी इसको चलाती है। दूसरा दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, पहला तो ये, दूसरा एक नाम और है, अभी तक इसको एग्जाम में नहीं पूछा गया है, और वो है परिदर्शक। परिदर्शक भी इनकी इंपॉर्टेंट पत्रिका मानी जाती है। लेकिन वो पत्रिका जिसने बंगाल विभाजन के दौरान जो बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, और जब लाल बाल पाल स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार के साथ जुड़ जाते हैं, तो उसी आंदोलन का नाम स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन हो जाता है। उस समय विपिन चंद्रपाल ने अपनी किस पत्रिका के माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद को जगाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी? तो आपका उत्तर होगा तीसरी पत्रिका जो बहुत फेमस हुई है, उसका नाम था वंदे मातरम। वंदे मातरम। और मैं ये भी कह सकता हूं दोस्तों, वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा आनंद मठ में लिखा गया था, उस वंदे मातरम को अगर भारत की गली गली में लोकप्रिय बनाने का काम किसी ने किया, तो उस व्यक्तित्व का नाम था विपिन चंद्रपाल। तो ध्यान रखना, उनकी प्रसिद्ध पत्रिकाओं में न्यू इंडिया, परिदर्शक, वंदे मातरम, साथ ही साथ द हिंदू रिव्यू, द हिंदू रिव्यू जी, ये भी उनकी एक इंपॉर्टेंट पत्रिका यहां पर थी। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना। विपिन चंद्रपाल कौन है दोस्तों, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। ये बेसिकली इन्हें इतिहास में किस किस नाम से याद किया जाएगा? उग्रवादी, राष्ट्रवादी एवं भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक माने जाते हैं। क्रांतिकारी विचारों के जनक। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जनक किसे कहते हैं, तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जनक जो है, आप लोग बताइए कौन थे? फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के जो है, वो बेसिकली भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के पिता माने जाते हैं। लेकिन भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक कौन माने जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, उसमें जो नाम आएगा वो विपिन चंद्रपाल का होगा। एक आप लोग ध्यान रखना, बंगाल पब्लिक ओपिनियन, बंगाल पब्लिक ओपिनियन नाम की समाचार पत्र को भी इन्होंने चलाया था। तो सबसे पहले जब आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं,
और विपिन चंद्र पाल जैसी शख्सियत को पढ़ रहे हैं तो ये 5 पत्रिकाएं आप जरूर याद रखना। उसमें से नंबर 1 आप देखिए, न्यू इंडिया, परिदर्शक, वंदे मातरम, द हिंदू रिव्यू और बंगाल पब्लिक ओपिनियन। इसको आपको कम से कम इतना याद रखना है। और दोस्तों इसके आगे बढ़े तो एक क्वेश्चन आपका यह भी आ सकता है कि विपिन चंद्र पाल की प्रमुख रचनाएं कौन सी थी। यहां रचना का मतलब साहित्य से है, तो प्रमुख रचनाएं उनकी कौन सी थी, वो भी आपका एग्जाम के पॉइंट से ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। तो उनकी प्रमुख रचनाओं को हम देखने का प्रयास करते हैं। और कुछ कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिस पर डिस्कशन होना चाहिए। उसमें एक जो है इंडियन नेशनलिज्म। आप देखिए, जिस समय भारत जैसी इकाई संयुक्त नहीं है, जब भारत रियासतों और रजवाड़ों में बटा हुआ है, ब्रिटिश भारत के विभिन्न पार्ट आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, उस समय इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम था इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद। तो आप देखिए, आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े राष्ट्रवादी थे। उनकी रचना है इंडियन नेशनलिज्म नाम की उनकी रचना, जिसको पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रवादी बनने से रोक नहीं सकता था। दूसरा, जिस समय भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, जिस समय स्वराज की मांग हो रही है, उस समय उनकी एक रचना आई थी, स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन, यहां से दोस्तों आप लोग ध्यान होगा आपको, एक प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज की घोषणा की जाती है। तो उत्तर होगा 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। और 1906 की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। लेकिन ध्यान रखना, 1905 के बाद का वक्त जो है वो भारत के इतिहास में उग्रवादी राष्ट्रवादियों का माना जाता है। और यहां पर फिर प्रश्न बनेगा कि जब दादा भाई नौरोजी स्वराज की घोषणा करते हैं तो वो कौन सा प्रसिद्ध व्यक्तित्व था जिन्होंने स्वराज की घोषणा करने के लिए मजबूर कर दिया। तो ध्यान रखना, अधिवेशन बंगाल में था और विपिन चंद्र पाल ने अपने विचारों के माध्यम से दादा भाई नौरोजी जैसे व्यक्तित्व को मजबूर कर दिया कि आप ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बोलिए कि अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्वराज की प्राप्ति करना है। और उसी समय उन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम था स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। साथ ही साथ भारत में उस समय लगातार सुधारों की मांग हो रही थी कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान रिफॉर्म्स होने चाहिए। ये रिफॉर्म्स किस प्रकार से होने चाहिए, विपिन चंद्र पाल ने इसके ऊपर भी एक किताब निकाल दी जिसका नाम था द बेसिस ऑफ रिफॉर्म। तो तीसरी किताब भी आपको याद रखनी है जिसका नाम था द बेसिस ऑफ रिफॉर्म्स। तो ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से यहां पर ध्यान रखना है, द बेसिस ऑफ रिफॉर्म्स। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, व्यक्ति को जब तक प्रेरणा नहीं मिलती है तब तक व्यक्ति जो है वो राष्ट्रवाद की ओर प्रेरित नहीं होता है। इसलिए भारत में राष्ट्रवाद की धारा को गांव गांव और शहर शहर तक पहुंचाने के लिए फिर वो एक रचना लिखते हैं जिसका नाम था द स्पिरिट। बहुत शानदार किताब है दोस्तों, ये भी एग्जाम में अभी तक पूछी नहीं गई है। तो यहां पर ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना, द स्पिरिट के नाम से वो किताब लिखते हैं जिसने भारत में राष्ट्रवाद की धारा को गांव गांव तक फैलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। साथ ही साथ दोस्तों 19वीं और 20वीं शताब्दी जो है वो बेसिकली भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत में जो सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं उनकी शुरुआत तो 19वीं शताब्दी में ही हो जाती है। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विपिन चंद्र पाल जैसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ जो केशव चंद्र सेन से प्रभावित थे, जो ब्रह्म समाजी थे,
जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे व्यक्ति को अपना मार्गदर्शक मानते थे। साथ ही साथ आपको मैंने बताया कि राजनारायण बसु और नवगोपाल मित्र जो है उनके लिए राष्ट्रवाद के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। उस व्यक्ति ने हिंदुइज्म की स्टडी करने के लिए एक रचना लिखी जिसका नाम था स्टडीज इन हिंदुइज्म। स्टडीज इन हिंदुइज्म के नाम से वो किताब लिखते हैं जो काफी चर्चित होती है। और आपको पता होगा कि ब्रिटिश महारानी 1857 के विद्रोह के बाद भी 1857 के विद्रोह के समय भारत में ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश क्वीन जो है विक्टोरिया थी, और विक्टोरिया लंबे समय तक रहती है। क्वीन विक्टोरिया के नाम से वो एक बायोग्राफी लिखते हैं, क्वीन विक्टोरिया, और इसके माध्यम से वो ब्रिटिश शासन की आलोचना करने से नहीं रुकते। तो ये भी एक पॉइंट आप लोग यहां पर स्पेशली याद रखेंगे, जो उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स यहां पर थी। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि वह कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिस अधिवेशन के अंदर विपिन चंद्र पाल जो है भारतीय शस्त्र अधिनियम जो बेसिकली लॉर्ड लिटन लेके आया था, और उसके माध्यम से भारतीयों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे, उसको निरस्त करने की मांग किस व्यक्ति ने की और उसने किस अधिवेशन में इसका प्रपोजल रखा, तो आप लोग ध्यान रखना। फिर एक नाम आएगा और नाम होगा विपिन चंद्र पाल। आप लोग ध्यान रखना, विपिन चंद्र पाल जो है उन्होंने कांग्रेस का एक अधिवेशन मद्रास में हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में जो हुआ था, और मद्रास अधिवेशन 1887 की बात है, 1887 मद्रास अधिवेशन। अगर ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि 1887 के या 1885 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की है, बोलिए आप। WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। वो बनर्जी पहले बंगाली है, पहले ब्राह्मण, हालांकि वो बाद में ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे WC बनर्जी 1885। उसके बाद आप देखोगे 1886 कलकत्ता अधिवेशन, और उसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, जो पहले पारसी थे। लेकिन कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन था वो हम इसलिए याद करते हैं कि पहला मुस्लिम जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना तो नाम होगा बदरुद्दीन तैयब। और ध्यान रखना, यहां पर फिर एक एग्जाम के पॉइंट से ये क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन अभी तक ये तो पूछ ले गए, पहला मुसलमान जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन 1887 बदरुद्दीन तैयब। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में वो कौन सा व्यक्तित्व था जिसने भारतीय शस्त्र अधिनियम जो लॉर्ड लिटन लेके आया था उसको निरस्त करने की मांग करते हैं, तो ध्यान रखना विपिन चंद्र पाल जो है वो इस अधिवेशन में भारतीय शस्त्र अधिनियम जिसके माध्यम से भारतीयों पर कई प्रकार की प्रतिबंध आरोपित कर दिए गए थे, भारतीय शस्त्र अधिनियम को निरस्त करने की वो मांग करते हैं, निरस्त करने की मांग करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर स्पेशली याद रखना है कि विपिन चंद्र पाल ने किसमें इसको ये बात कही थी। साथ ही साथ दोस्तों, साथ ही साथ विपिन चंद्र पाल जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की किस धारा से निकले माने जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा उग्रवादी राष्ट्रवादी। वो कौन सा उग्रवादी राष्ट्रवादी था जिसने बंगाल में हो रहे अकालों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सत्ता को हटाने की मांग की, तो आपका उत्तर होगा विपिन चंद्र पाल। उन्हें राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा कहां से मिली, तो राजनारायण बसु, नवगोपाल मित्र और उनके जो मेले थे हिंदू मेले, उनको वहां से प्रेरणा प्राप्त होती है। तो ये पॉइंट्स आपको इतने यहां पर याद रखते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, आप अगर सामाजिक सुधार से बात करेंगे तो विपिन चंद्र पाल जो है वो विधवा पुनर्विवाह के बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं।
और आपको पता है भारत में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हो गया था। और जब विपिन चंद्र पाल की पहली पत्नी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो एक विधवा से शादी करके समाज में एग्जाम्पल को पेश करते हैं, और वो भी तब जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ा लिखा व्यक्ति था। ही वॉज ए हाईली स्कॉलर पर्सन, बहुत बड़े विद्वान थे विपिन चंद्र पाल, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया उत्साह पैदा कर दिया था अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से और अपनी कार्यप्रणाली के माध्यम से। आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि विपिन चंद्र पाल जो है, विपिन चंद्र पाल के साधन क्या है? साधन का मतलब होगा वो तरीके जिसके माध्यम से वो अपनी बात ब्रिटिश हुकूमत तक रखते थे। तो आप लोग ध्यान रखना, साधन उनका होगा प्रदर्शन करना, हड़ताल करना, अनशन करना, इस चीज को बढ़ावा देते थे। और ध्यान रखना, इसको स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से बहुत अच्छे से देखा जा सकता है कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन, अनशन और हड़ताल के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई धारा को फूंक दिया था। जबकि इससे पहले जो उदारवादी हैं वो प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, प्रतिनिधि मंडल आदि के माध्यम से अपनी बातों को ब्रिटिश शासन के सामने रखते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि प्रार्थना पत्र और स्मरण पत्र और इनसे मिलने जाना भीख मांगने के समान है। हमें अपने तरीकों को बदलना होगा ताकि हम स्वराज की ओर बढ़ सके। और स्वराज की प्राप्ति के लिए इन्होंने अपने जो साधन रखे वो थे प्रदर्शन, हड़ताल और अनशन। आप कहेंगे सर इनकी मांग क्या रही, विपिन चंद्र पाल ने क्या मांगा? तो आप देखिए, अधिकांश लोग ये कहेंगे कि इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से बंगाल विभाजन को रद्द करने की मांग की थी। नहीं, वो कहते हैं कि बंगाल विभाजन के मुद्दे को पूरे भारत में इतना घुमाओ कि बंगाल विभाजन रद्द हो या ना हो, लेकिन देश में राष्ट्रवाद पैदा हो जाए। तो यहां पर फिर पॉइंट आएगा कि डिमांड उस समय वो क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा होनी चाहिए, नेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए। और एक आप इनमें यह भी लिख सकते हो, साधन के अंदर ही आपका आ जाएगा बहिष्कार। विभिन्न प्रकार का बहिष्कार जो है वो विपिन चंद्र पाल, ध्यान रखना ये हिंसक नहीं है, तरीका अहिंसात्मक भी है, लेकिन ये अहिंसात्मक तरीका जो है वो बेसिकली उदारवादियों से अधिक उग्र है। इसलिए विपिन चंद्र पाल को आधुनिक भारत के इतिहास में लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति में से एक माना जाता है, और जिन्होंने उग्रवादी राष्ट्रवाद के माध्यम से उस समय भारत में जो क्रांतिकारी विचार थे, आपको पता है जिस समय उग्रवादी राष्ट्रवादी चल रहे हैं उसी समय भारतीय समाज का एक युवा वर्ग जो है वो इन क्रांतिकारियों से, इन उग्रवादी राष्ट्रवादियों से अत्यंत प्रभावित है, और वो बेसिकली और ज्यादा उत्तेजित होगा। उसमें नाम आएगा वीडी सावरकर, अनुशीलन समिति, मित्र मेला। ये वो धाराएं हैं जो इनके विचारों से उग्र हो गई। और ध्यान रखना आप लोग, 1905 में लाल बाल पाल में से कोई एक कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहता था, लेकिन संभव नहीं हो सका। 1906 में भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते थे तो दादा भाई नौरोजी को उदारवादियों ने कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। 1907 के अंदर यह पूरा लग रहा था कि इस बार उग्रवादी राष्ट्रवादियों को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, लेकिन उसी समय आपको पता होगा कि उदारवादियों ने रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। और यहीं पर उदारवादी और उग्रवादी आपस में लड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं 1907 का सूरत विभाजन। कांग्रेस का विभाजन हो गया, उदारवादियों ने उग्रवादी राष्ट्रवादियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ठीक है, तो एक तरफ एक घटना हो रही है,
1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1907 में कांग्रेस का विभाजन होगा। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, 1907 के आसपास बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां तेज गति से बढ़ती हैं, क्रांतिकारी हिंसात्मक गतिविधियां। और आप कहोगे सर ऐसा कौन सा व्यक्तित्व था जो बंगाल का था और विपिन चंद्र पाल की तरह था? तो नाम होगा अरविंदो घोष को। अरविंदो घोष, इन दोनों व्यक्तियों को आधुनिक भारत के इतिहास में फंसाया जाता है, जिसमें अरविंदो घोष फिर ब्रिटिश भारत को छोड़ देते हैं और वो पांडिचेरी में जाके बस जाते हैं, जो फ्रांसीसी क्षेत्र था। और 1907 के अंदर विपिन चंद्र पाल को राजद्रोह का मुकदमा लगा के जो फंसाने का प्रयास किया जाता है, उसके बाद वो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों 1858 से 1907 तक उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो किया, इतिहास उसको याद रखेगा कि भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के विचारों का जो जनक व्यक्ति था वो विपिन चंद्र पाल थे। तो ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि वो आरंभ में किसके संपर्क में आते हैं, तो आरंभ में वो ब्रह्म समाज के संपर्क में आए थे। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि विपिन चंद्र पाल ने, मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि विपिन चंद्र पाल जो है ये बेसिकली बंकिम चंद्र चटर्जी से, जिनको हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, यहां से प्रश्न आपका ये पूछे कि विपिन चंद्र पाल जो बंकिम चंद्र चटर्जी से अत्यंत प्रभावित थे, इन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की तुलना किससे की? उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की तुलना किससे की? ये अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन ध्यान रखना यूरोप के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं सर वाल्टर स्कॉट। तो यहां पर यह बिंदु भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की तुलना सर वाल्टर स्कॉट से की थी। यह एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। दो चीजें, 1907 में किन दो प्रमुख राष्ट्रवादियों को फंसाया गया था? अरविंदो घोष और विपिन चंद्र पाल। चार उग्रवादी राष्ट्रवादी पूरे भारत में कौन से माने जाते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। उनमें से दो जो है वो बेसिकली कहां से हैं? बंगाल से हैं। उनमें से नाम है अरविंदो घोष और विपिन चंद्र पाल का। इसलिए दोस्तों आज मैंने जो विपिन चंद्र पाल को आपको बहुत सारे पॉइंट्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, उसमें कुछ प्रश्नों को मैं चाहूंगा कि एक बार फिर आपके सामने छोटा सा रिपीटिशन कर दिया जाए। सबसे पहले विपिन चंद्र पाल जो है, इनका जन्म 7 नवंबर 1858 को सिलट के प्योल गांव में हुआ था, जो वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर आता है। हबीबगंज क्षेत्र का ये गांव था। पहला पॉइंट। दूसरा, इनके फादर रामचंद्र पाल और नारायण देवी एक बहुत ही सामान्य परिवार से थे। एक सामान्य परिवार में जन्मे इस व्यक्ति ने शख्स से शख्सियत बनकर दिखाया। साथ ही साथ इन्होंने आरंभ में ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया और केशव चंद्र सेन से अत्यंत प्रभावित वो थे, अर्थात कहीं ना कहीं वो एक ही ईश्वर की आराधना में विश्वास करते थे और सनातन धर्म से थोड़ा सा हटते हैं। लेकिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद वो राजनीति में विशेष रूप से सक्रिय होते हैं और 1887 के मद्रास अधिवेशन में भारतीय शस्त्र अधिनियम को निरस्त करने की मांग ब्रिटिश सरकार से करते हैं, जो बेसिकली लॉर्ड लिटन के द्वारा पास किया गया था, जिसमें भारतीयों पर हथियार रखने पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। साथ ही साथ जब 1897 के बाद बंगाल में भयंकर अकाल पड़ रहे थे, 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां थी, उन सब से आहत होकर 1905 का लाल बाल पाल ने, विपिन चंद्र पाल ने बंगाल के विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया था, उसमें विपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम के माध्यम से भारत की गली गली, शहर शहर और घर घर में
राष्ट्रवाद की अलग जगाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। इसलिए कहते हैं कि भारत में राष्ट्रवादी विचारों का जनक किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा विपिन चंद्र पाल। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने विपिन चंद्र पाल को विभिन्न एंगल से कवर करने का प्रयास किया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके फर्स्ट ग्रेड के पेपर में यह क्लास आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। कलाम संस्थान में आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।